गंवार जेठानी मॉडर्न देवरानी का एक कमरा। हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए, हो हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। चंदन, तुम्हारा घर कब आएगा और कितनी दूर है? बस थोड़ी देर और रूबी। यू नो व्हाट चंदन, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों ने शादी कर ली है और आज हमारी सुहागरात है। इतने में चंदन का घर आ जाता है। बस बस भैया, यहीं रोक देना। चलो रूबी, माँ, भाभी, पाऊजी, मोहन भैया। इतने में चंपा अपने देवर को दरवाजे पर खड़ा देखकर जोर से चिल्लाती है, हाय दैया, अम्मा जी, बाऊजी, हाजी सुनते हैं, देखिए तो देवर जी आए हैं। उफ, ये चंदन की भाभी कितनी गंवार है। अरे चंदन बेटा, तू? माँ, ये रूबी है, आपकी बहू। नमस्ते माँ जी। हैं? गोड़वा छूने से कोई बहू थोड़ी हो जाती है। न कोनो बैंड बाजा न बाराती, और बुनिया पूरी भी नहीं खिलाए। फिर ये ब्याह कब हुआ? भाभी, मैंने रूबी से लव मैरिज की है। माने की भाग के बिहा? बड़ी बहू, तू कितने सवाल करती है। जाकर आरती की थाली लिया। गोमती रूबी का गृह प्रवेश कराती है। अंदर जाकर रूबी पहले तो एक कमरा देखकर चौंक जाती है और फिर हिचकिचाते हुए पूछती है, मम्मी जी, रहने के लिए बस यही एक ही कमरा है क्या? नहीं नहीं बहू, 2 कमरे हैं। तो फिर मुझे कहाँ रहना है? यहाँ तो मैं और तेरे ससुर जी सोते हैं। तू अपनी जेठानी के कमरे में रह जाना, वो कमरा इससे बड़ा है। क्या? मुझे अपनी गंवार जेठानी के साथ रहना पड़ेगा? ओह शिट। रूबी बुरा सा मुंह बनाकर सामान लेकर अपनी जेठानी के कमरे में आती है, जहां एक चौकी लगी होती है और सामान बिखरा पड़ा होता है। इस कमरे में कितना गंद मचा हुआ है। जैसी खुद जाहिल गंवार दिखती है, वैसे ही कमरे का हाल भी बना रखा है। ये सुनना चंपा को जरा भी गंवारा नहीं होता है और गुस्से में वे भी अपनी मॉडर्न देवरानी पर चढ़ बैठती है। देवरानी जी, बकर बकर क्या कर रही हो तुम? ये हमारा कमरा है जिसमें सासू माँ ने तुम्हें हमारे साथ पटक दिया है। कमरे को लेकर दोनों देवरानी जेठानी के बीच में बहस छिड़ जाती है। इसी तरह से रात हो जाती है। तभी कमरे की लाइट जलती देखकर देवरानी चिढ़कर बोलती है, जेठानी जी, अब क्या रात भर जाग कर नाइट लगाने का इरादा है? लाइट बंद कीजिए, नींद आ रही है। अरे नींद तो आ रही है तो उल्लू तरह टुकुर टुकुर देख क्या रही हो? चुपचाप से आंख मूंद के सो जाओ। रूबी गुस्से से चंदन को घूरने लगती है। मुझे ना तुम पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं? कितने सपने देखे थे मैंने अपनी सुहागरात को लेकर। मुझे तो लगता ही नहीं कि इस एक कमरे में हमारा रोमांस का चांस भी लगेगा। तुम चिंता मत करो डार्लिंग, एक कमरा हुआ तो क्या हुआ, मौका देखकर चौका मार देंगे। जब तक लाइट जलती रहेगी तो क्या खाक रोमांस करेंगे? लाइट बंद होने के बाद रूबी और चंदन जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं, तभी रूबी चिल्ला पड़ती है, आ! अरे मेरी माँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। तभी जेठानी बड़बड़ाने लगती है, ए जी उठो, अरे उठो। अरे क्या हुआ चंपा? जाने देवर जी शहर से कैसी मॉडर्न देवरानी उठा लाए हैं, कैसी अश्लील आवाज निकाल रही है। रूबी अपनी जेठानी की बातें सुन लेती है और गुस्से में लाइट ऑन कर देती है, जहां बिस्तर पर वो खटमल देखकर कहती है, ये देखिए मेरी गंवार जेठानी जी, तुम्हारे कमरे में गंद मचाने का ही नतीजा है जो इतने सारे खटमल यहाँ भरे पड़े हैं। और क्या कहा आपने? अश्लील? जैसे कि आपने तो बिना सुहागरात मनाए हुए सैंपल निकाल दिए, लाइक OMG 2 मूवी की तरह। दूध पिए, सो गए, 2 बच्चे हो गए। रूबी चुप भी हो जाओ प्लीज। मुझे चुप कराने से बढ़िया ना तुम अपनी गंवार भाभी को चुप कराओ। अरे अरे, तुम्हारे साथ हम भी इस कमरे में रह रहे हैं तो तुम अश्लील पना दिखाओगी तो हम काहे नहीं टोकेंगे? दोनों देवरानी जेठानी के झगड़े देखकर दोनों के पति सर पकड़कर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। तभी रूबी शीशे के आगे खड़ी होकर तैयार हो रही होती है कि तभी, अरे ओ मॉडर्न देवरानी जी, अगर तुमने अपना 2.5 किलो मेकअप थोप लिया हो तो शीशे के आगे से हटो। मुझे अभी टाइम लगेगा, और वैसे भी आप सज धज कर क्या करेंगी? लगेंगी तो गंवार ही। हम गंवार ही ठीक हैं, तुम ही दिखो मॉडर्न।
रूबी सभी को पहली रसोई में हलवा बनाकर खिलाती है। अरे वाह, नहीं बहू, तुमने तो बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट हलवा बनाया है। हाँ रूबी बहू, हलवा बहुत स्वादिष्ट है। देवरानी जी, मुझको तो लगा था कि तुमको बस जुबान से ही गोली दागना आता है, मगर सच में का गजब का हलवा बनाया है। जब मुंह खोलोगी गंवार बोली बोलोगी। जेठानी जी, हलवा नहीं हलवा होता है, समझी? मम्मी जी, पापा जी, मैं अपने कमरे का लुक चेंज करवाना चाहती हूँ। चंदन, तुम पेंट वाले को बुला लेना, मैं अपने कमरे को पर्पल कलर करवाऊंगी। माइंगन, क्या कहा आपने जेठानी जी? अरे देवरानी जी, अभी दिवाली में रंग पेंट करवाया था, फिर दोबारा से खर्चा करना ठीक नहीं। और फिर हम कमरा संतरी रंग से रंगवाए हैं, उसमें क्या खराबी है? क्योंकि संतरी कलर मुझे पसंद नहीं, तो फिर आधा दीवार ही पेंट कराना देवरानी जी, समझी? कमरे का कलर पेंट कराने के लिए भी दोनों देवरानी जेठानी में कलेश मच जाता है और दोनों अपनी जिद के कमरे का हुलिया ही बिगाड़ देती हैं। धीरे धीरे दोनों का कलेश इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब तो आए दिन उनके बीच कमरे को लेकर नोकझोंक होती रहती है। फिर एक शाम गली में सब्जी बेचने वाला आता है। सब्जी ले लो, आलू ले लो, गोभी, भिंडी, मटर, मूली, गाजर, सब्जी ले लो। अरे ओ सब्जी वाले भैया, जरा जल्दी से 2 किलो ताजा मूली तौल दो। बड़ी खुशी के साथ चंपा मूली खरीद कर लाती है और पराठे बनाकर सभी को खिलाती है। सासू जी, ससुर जी, एकदम मस्त पराठे बने हैं ना? हाँ बहू, बहुत ही अच्छे पराठे बनाए हैं तूने। आज तो हम भी दबाकर पराठे लपेटेंगे। सभी के खाने के बाद चंपा सारे पराठे लेकर बैठ जाती है और खाने लगती है। अपनी गंवार जेठानी को इस तरह से खाता देखकर देवरानी टेंशन में आ जाती है। आज तो तू गई रूबी, क्योंकि आज तो मेरी गंवार जेठानी कमरे में तहलका मचाने वाली है। फिर सभी सो जाते हैं और आधी रात को चंपा पूरे कमरे में गंद मचाती है, जिस वजह से रूबी की नींद खुल जाती है। अरे जेठानी जी उठिए, मैंने कहा उठिए। अरे क्या हो गया देवरानी जी, सोने दो। मेरी नींद हराम करके आप सो कैसे सकती हैं? ये बदबू कहाँ से आ रहा है? आपने ही पूरे कमरे में आइटम बम छोड़ रखा है। किसने कहा था आपको दबाकर मूली के पराठे ठूसने को? आपको पता है ना, आपके साथ मैं भी इस कमरे में रहती हूँ। आपकी वजह से मुझे जंग लड़नी पड़ रही है। अब अगर आपने एक बार फिर आइटम छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूबी के इतना कहते ही चंपा फिर से बड़े धमाके में गैस छोड़ती है, जिससे गुस्से में रूबी जोर से चिल्लाती है और पूरा घर जाग जाता है। अरे अरे बहू, क्या हुआ? मम्मी जी, मैं अपनी गंवार जेठानी के साथ और इस कमरे में नहीं रह सकती। देखिए कितना गंद मचा रखा है, आइटम बॉम्ब छोड़कर गंद मचा रखा है। चंपा अपने सास ससुर के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर रूबी आगे कुछ नहीं कहती। लगता है मैंने जेठानी जी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अगले दिन सुबह होते ही रूबी चंपा से कहती है, आई एम सॉरी जेठानी जी, कल रात गुस्से में आकर मैंने आपको जाने क्या क्या कह दिया, जबकि मुझसे पहले ये कमरा आपका था। नहीं देवरानी जी, गलती मेरी भी है। जब हमारे पास रहने को बस यही एक कमरा है तो हमें मिल बांट कर ही रहना पड़ेगा। कभी कभी आप भी नाराज होती हैं और मैं भी बड़बड़ाती हूँ। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ साझेदारी से प्यार से रहें तो ये कमरा भी हम दोनों जेठानी देवरानी के लिए बहुत बड़ा है। आपने ठीक कहा जेठानी जी। इसके बाद चंपा कमरे के बीच में पर्दा डाल देती है और दोनों देवरानी जेठानी एक कमरे में मिलजुल कर रहने लगती हैं। माँ उठो ना, माँ उठो ना। आवाज सुनकर सरिता उठकर देखती है कि चिंकी ठंड से बुरी तरह कांप रही है। माँ, बहुत जोरों की ठंड लग रही है, ओढ़ने को कुछ दो ना। तभी सरिता मैली फटी चादर में सो रही अपनी चारों बेटियों के ऊपर से थोड़ी सी चादर खींचकर उड़ाती है। हे भगवान, मेरी बच्ची अभी भी ठंड से ठिठुर रही है, इसकी सर्दी तो जा ही नहीं रही। सरिता चिंकी को अपनी साड़ी का फटा आंचल उड़ाती है और खुद रात भर ठंड में ठिठुरती हुई किस्मत का लिखा काटती है।
अगली सुबह। हे भगवान, आज तो मुझे कस्टमर को ये ब्लाउज सी के देना है, अभी घर का काम भी बाकी है। अपनी गरीब दर्जी माँ को परेशान देखकर 11 साल की गौरी बोली, माँ, घर का सारा काम आपकी पांचों बेटियां मिलजुल कर लेंगी, आप कपड़े सिलो। सरिता नम आंखों से गौरी के सर पर हाथ फेरती है। मेरी गौरी अब समझदार हो गई है, माँ की कितनी मदद करने लगी है। फिर वह गरीब दर्जी माँ हाथ सिलाई मशीन पर जल्दी जल्दी कपड़े सीने लगती है। तभी गोपी कहता है, सरिता, मैं काम पर जा रहा हूँ। सुनो जी, आपको तो पैसे मिलने वाले थे, क्या हुआ? सर्दी भी बढ़ रही है और हमारी बेटियों के पास एक भी स्वेटर नहीं है पहनने को। अभी मजदूरी के पैसे नहीं मिले हैं सरिता, आज बात करके देखता हूँ। हर माँ की तरह सरिता भी अपनी पांचों बेटियों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, मगर एक गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना ही रोज की आफत होती है। और पढ़े लिखे दौर में एक अनपढ़ गरीब को काम देता कौन है? जैसे तैसे सरिता ही हाथों के हुनर से दर्जी का काम करके गरीबी में अपनी पांचों बेटियों का पेट भर रही है। इतने में अपर्णा आती है। सरिता, कैसी हो? जी अच्छी हूँ अपर्णा जी। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों से पानी आ रहा है? अभी कहा था ना कि एक बार अपनी आंखें डॉक्टर से दिखा लो, वरना कहीं खराब ना हो जाएं। अपर्णा जी, जिस गरीब के पास 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे ना हो, वो क्या ही करेगा? पहले मुझे अपनी पांचों बेटियों की भूख देखनी है, और फिर मैं गरीब दर्जी माँ डॉक्टर की महंगी फीस कहाँ से भरूंगी? आप बताइए, क्या सिलवाना है? अब बस मुझे ये शरारा सूट सिलवाना है, तुम ये बता दो इसकी कितनी सिलाई देनी पड़ेगी? अपर्णा जी, आप मेरी पहचान वाली हैं, बहुत वक्त से मैं आपके कपड़े सी रही हूँ, इसलिए आप इस शरारा सूट के सिर्फ 700 रुपए दे देना। ये सुनकर अपर्णा चौंकने का नाटक लगाकर कहती है, 700 रुपए? क्या बात करती हो? मैं तो ये सोच कर आई थी कि तुम जैसी गरीब दर्जी का भला हो जाएगा, तुम 2 पैसे कमा लोगी। इस झोपड़पट्टी में सूट की सिलाई 700? हाँ, अरे जब मैं 700 रुपए तुम्हें दूंगी तो इससे बढ़िया मैं किसी अच्छे टेलर से अपना सूट ना सिलवा लूं। अपर्णा वहां से जाने लगती है। तभी अपनी 5 बेटियों का मुंह देखकर वह गरीब दर्जी माँ मन में कहती है, कितनी ठंड पड़ गई है, थोड़े दिनों में पूस का जाड़ा भी पड़ने वाला है। अगर मुझे अपनी 5 बेटियों के लिए स्वेटर खरीदना है तो मुझे कम पैसों में भी कपड़े सीने ही पड़ेंगे। ये मेरी लाचारी है, वरना मेरी बच्चियों को इस बार भी इस पतले फटे कपड़े में ठंड बितानी पड़ेगी। सरिता थोड़े से ही पैसे में अपर्णा का सूट सी देती है। हर दिन के साथ ठंड बेतहाशा बढ़ती जाती है। तभी एक शाम जब गौरी खाना बना रही होती है, तभी पूरे घर में चूल्हे का धुआं भर जाता है और आशा कहती है, गौरी दीदी, आज इतना धुआं क्यों हो रहा है? आशा, ये तेरी ही गलती का नतीजा है। मैंने तुझे कहा था ना कि आज की लकड़ी आंगन में मत रख कर छोड़ना। सारी लकड़ी सर्दी के ओस से भीग कर गीली हो गई है। चिंकी, पिंकी, आशा, नीतू, तुम चारों थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर बैठ जाओ। चारों बहनें बाहर आती हैं। तभी उनकी पड़ोस के अमीर घर में रहने वाली छोटी बच्ची परी आकर उन्हें अपना स्वेटर दिखाती है। अरे वाह पली, तुम्हारा छतर तो बहुत सुंदर है। ये स्वेटर मेरी मम्मी ने मुझे दिलाया है। ये बहुत गर्म है और मुलायम भी। तुम्हें पता है, इसे पहनकर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। परी, क्या एक बार मैं भी तुम्हारा स्वेटर छूकर देख लूं? पिंकी जैसे ही परी के पास आती है, वह ये कहते हुए उसे धक्का देती है। नहीं, तुम मेरा स्वेटर मत छूना। तुम गरीब हो, तुम्हारी छूने से मेरा महंगा स्वेटर गंदा हो जाएगा। माँ, रो मत पिंकी, चिंकी, अंदर चलो। पिंकी, तू रो क्यों रही है बेटी? तभी आशा गुस्से में बोलती है, माँ, आखिर तुम अपनी 5 बेटियों को स्वेटर कब दिलाओगी? जब ठंड बीत जाएगी तब, या फिर जब हम सभी ठंड से मर जाएंगे तब? अपनी बेटी के कोसने पर उस गरीब दर्जी माँ की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। इतने में गोपी बोरा लिए घर आता है। अजी, आज तो आपको पैसे मिलने वाले थे, क्या हुआ? इतना सारा बोरा क्यों लाए हैं? सरिता, मालिक महीने भर की खातिर विदेश गए हैं। समाचार में आया है आज से 1 हफ्ते तक बर्फ गिरने वाली है, इसलिए बोरा आग तापने को ले आया। गोपी के कहे अनुसार रात में बर्फ पड़ने लगती है। वह सर्दी शरीर का खून जमा देने वाली थी।
माँ, बहुत ठंड लग रही है। माँ, मुझे भी ठंड लग रही है। दिन रात कपड़े सी कर भी मैं गरीब दर्जी अपनी बेटियों को एक स्वेटर दिलाने के पैसे तक नहीं जोड़ पाई। मुझे कुछ करना होगा वरना ये ठंड मेरी बच्चियों को निगल जाएगी। तभी सरिता वह बोरा देखती है। मैं इस बोरे से अपनी बेटियों के लिए स्वेटर बना सकती हूँ। हाँ, मैं एक दर्जी हूँ। सरिता सिलाई मशीन उठाती है और बोरा काट कर उसे अपनी 5 बच्चियों के नाप का बोरा स्वेटर सीकर उन्हें पहना देती है। चिंकी, पिंकी, आशा, नीतू, गौरी बेटी, जल्दी से ये बोरा स्वेटर पहन लो। 5 अपनी गरीब दर्जी माँ का बनाया बोरा स्वेटर पहन लेती हैं और चिंकी मुस्कुराकर नन्ही जुबान से कहती है, अरे वाह माँ, ये बोरा स्वेटर परी के मम्मी के स्वेटर से भी अच्छा है। हाँ माँ, इस बोरा स्वेटर में जरा भी ठंड नहीं लग रही, ये बहुत गर्म कर रहा है। 5 गर्माहट से बोरा स्वेटर पहने सुकून से सो जाती हैं। कुछ घंटों में सुबह ढल जाती है, मगर जैसे ये ठंड उस गरीब दर्जी माँ की जिंदगी में एक कठिनाई लेकर खड़ी हो जाती है। अब उससे कोई कपड़े नहीं सिलवाता। कितने दिन हो गए मुझ गरीब दर्जी से लोग कपड़े सिलवाने भी नहीं आ रहे। कपड़े सीकर जो ही थोड़ी बहुत पैसे मैं कमाती थी उसी से तो घर का खर्चा चलता था। माँ, मैंने बाजार में देखा था लोग बाग सर्दी में रेडीमेड स्वेटर खरीद कर पहन रहे हैं, शायद इसीलिए कोई भी आपसे कपड़े सिलवाने नहीं आ रहा। माँ, गौरी दीदी, आप दोनों परेशान मत हो। माँ, जैसा बड़ा स्वेटर आपने हम 5 के लिए बनाया है, आप यही बोरा स्वेटर बनाकर बाजार में क्यों नहीं बेचती? देखना, फिर आपके बनाए सारे बोरा स्वेटर बिक जाएंगे। पिंकी का सुझाव गरीब दर्जी सरिता को एक नया रास्ता दिखाती है और फिर ये ख्याल मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया। सुनो जी, आपके अनाज गोदाम में जितनी भी कटी फटी बोरियां हैं आप उसे ला सकते हैं? हाँ सरिता, ला दूंगा, मगर फटा कटा बोरा से तुम क्या करोगी? आप लेकर आइए, फिर बताती हूँ। सरिता एक नए सिरे से अपने दर्जी होने का हुनर आजमाती है और बोरे से अलग अलग डिजाइन के स्वेटर बनाती है। माँ, ये फटे हुए बोरे तो बच गए, इसका क्या होगा? गौरी बेटी, इस बोरे के धागे को उधेड़ कर गोला बनाओ, मैं इससे स्वेटर बुनूंगी और फिर मैं, तेरे बापू और तुम सब इसे चलकर बाजार में बेचेंगे। बोरा स्वेटर बनाने में 5 भी अपनी गरीब दर्जी माँ की मदद करती हैं, जिसके बाद सरिता दिन भर छड़ कांटों पर बोरा स्वेटर बहुत सारे बुनती है, जिसे लेकर वह बाजार में बेचने आती है। गौरी और नीतू आवाज लगाती हैं, सिर्फ 200, 200, 200। लो जी भैया, दीदी, काका, चाचा, चाची, सारे सुनो सुनो सुनो, बाजार में आ गया है एकदम सस्ता टिकाऊ बोरा स्वेटर, जिसे पहनकर मिलेगा गर्माहट, ना दाम की झिकझिक, ना ठंड की चिंता। गौरी की लुभावनी बातें सुनकर बहुत से लोग आकर्षित होते हैं और बोरा स्वेटर खरीदने आते हैं। अरे बहन जी, मुझे ये 4 बोरा स्वेटर चाहिए, अपने लिए और अपनी बीवी बच्चों के लिए। वाओ, इट्स अमेजिंग, ये बोरा स्वेटर कितना फैशनेबल है, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। दीदी, हो सके तो इस बोरा स्वेटर के बारे में अपनी सहेली को भी बताना, ताकि हमारा सारा बोरा स्वेटर बिक जाए। हमारी गरीब दर्जी माँ ने बहुत मेहनत लगाकर ये स्वेटर बनाया है। ओके बेटा, मैं ये बोरा स्वेटर पहनकर अपना ब्लॉग बनाऊंगी ताकि तुम्हारी मदद करूं। हर दिन के साथ सरिता के बोरा स्वेटर की खूब मांग बढ़ती है और अब तो उसे घर बैठे हजारों में स्वेटर बनाने के ऑर्डर मिलते हैं और देखते ही देखते सरिता का बोरा स्वेटर खुद में ब्रांड बन जाता है। आज सरिता का अपनी 5 बेटियों को अच्छी जिंदगी देने का देखा सपना भी पूरा हो चुका है। उसके पास रहने को अच्छा घर है, उसकी 5 बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ लिख रही हैं। कोई नहीं जानता आपका हुनर कब आपका भाग्य बदल दिखाए।